नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। इमरजेंसी को भाजपा बता रही काला अध्याय। जल भराव की समस्या का जल्द ही करेगा प्रशासन निदान। ट्रैफिक पुलिस ने बस स्टैंड परिसर में चलाया नशा मुक्ति अभियान। पेयजल समस्या को लेकर एक बार फिर से समाधान शिविर में पहुंचे वार्ड 25 के नागरिक। और अब खबरें विस्तार से। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के परिणामों को उजागर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश भर में अभियान चलाया है और इसे भारतीय संविधान का काला दिवस घोषित किया। इस बारे में उस समय के चश्मदीद गवाह कामरेड बलबीर शर्मा ने कहा कि इमरजेंसी के समय छापे मारकर बेकसूर लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया गया था और लोगों पर अत्याचार शुरू किए गए थे। वहीं पत्रकार श्री भगवान वशिष्ठ ने बताया कि उस समय सभी बड़े बड़े नेताओं को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार कर लिया गया था। बताया कि इसमें गिरफ्तारी के बाद पारिवारिक यातनाएं भी दी गई थी। आपातकाल के समय को बताते हुए श्री भगवान वशिष्ठ और कामरेड बलबीर शर्मा ने बताया कि आपातकाल के समय बड़े बड़े नेताओं को पूरे प्रदेश भर से गिरफ्तार किया गया था और भिवानी पर विशेष नजर रखी गई थी, जिसका कारण भिवानी से बड़े बड़े राजनेताओं का होना था। राजनारायण जीत्या था, इंदिरा हारी थी। राजनारायण ने नारा लगाया था अदालत के अंदर। राजनारायण बोल रहा है, इंदिरा शासन बोल रहा है। इमरजेंसी लगा दी। दूसरे दिन जैल सिंह था राष्ट्रपति, उसने लिख दिया, दस्तखत करवा लिए और छापे मारने शुरू कर दिए। भिवानी के आदमी काफी पकड़े गए। जब मेरा नंबर आया, मुझे पता लगा तो मैं चार्ज के साथ बाहर जा रहा था और मैं यहाँ से निकल लिया। रोहतक में 19 आदमियों के साथ जुलूस निकाला था मैंने। चंदूलाल इंस्पेक्टर लगा हुआ था। चंदूलाल इंस्पेक्टर कहने लगा, मेरा यहाँ क्यों आ गया? मैं अभी आंधी या तूफान आती क्या कहीं आती, मौत लाई है। बलबीर गरेवाल था मेरे साथ, रिवासा के आदमी थे और 19 आदमी थे। अब 19 में 2-3 बच रहे थे, बाकी गुजर चुके थे। हमारे जंगवीर भी था, ओम प्रकाश चौटाला भी गिरफ्तार हुआ था, धर्म सिंह कासनी भी हुआ था, कई आदमी हुए थे। लेकिन मुझे पकड़ कर फिर ले गए शाही स्टाफ में और ये 107-51 में रखा, मुझे मिस्सा में रखा। 19 महीने रहा मैं। फिर पहले हिसार जेल में रखा, फिर करनाल में रखा, फिर अम्बाड़े की जेल के अंदर रखा। वहाँ तशद्दुद होएगा। सुप्रीडेंट मुझे लेके गया। फिर वहाँ डॉक्टरों ने पागल खाना लिख दिया था और मैं बिल्कुल ठीक था। सुप्रीडेंट ने सीएमओ को दिखाया, उन्होंने ये तो आदमी सही से। मैंने कहा, अभी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नेहरू था उस टाइम। लोहिया ने कहा था एक इंसान की इनकम 19 पैसे से, और लोहिया ने नेहरू ने 15 ने बताए, नंदा ने 2 ने बताए। मैंने इस रोहतक की अदालत के अंदर 15 मिनट भाषण देने के बाद गिरफ्तारी दी गई थी। तो बाबूजी को गलत हुआ आपके साथ या सही हुआ? गलत हुआ था। मैं सोशलिस्ट पार्टी के अंदर था, जुल्म के खिलाफ बोलता रहूं था। मनीराम बागड़ी था, जावेद फरदारी था, राजनारायण था, हुकम सिंह था, दादरियाला। उन्होंने आपातकाल के समय गिरफ्तार हुए व्यक्तियों के परिवार को किस प्रकार से यातनाएं दी उसका भी जिक्र किया। गिरफ्तार किए गए एक ही परिवार से एक से अधिक सदस्यों को अलग अलग जेलों में डाला गया ताकि परिवार को आर्थिक मार झेलनी पड़े। स्तर के नेताओं में जहां मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सभी जहां गिरफ्तार हुए थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, उनमें सबसे ज्यादा इमरजेंसी का प्रभाव जो है हरियाणा में रहा और हरियाणा में विशेषकर भिवानी पे था। भिवानी क्योंकि उस समय
मुख्यमंत्री जो हुआ करते तो बंशीलाल जी, वो प्रधानमंत्री के बहुत नजदीक थे और यहाँ के विधायक भी जो हैं वो मुख्यमंत्री जी के बहुत नजदीक थे, जो बंशीलाल जी के। तो यहाँ पर मुख्य हरियाणा के अंदर भिवानी के लोगों को ज्यादा परेशान किया गया और ज्यादा प्रताड़ना उनको मिली। भिवानी हरियाणा भर में तो जैसे जिस दिन 26 जून को हम सुबह जब यहाँ हवालात में गए हैं उनको देखने के लिए, हम मेरे परिवार के जो हैं वो जैसे 3 वारंट जारी हुए। मेरे दादा पंडित रविंद्रनाथ जी वशिष्ठ, पिताजी पंडित देवव्रत वशिष्ठ और मेरे स्वयं थे। लेकिन स्वयं को पुलिस ने, क्योंकि मैं नाबालिग था उस समय, पुलिस घर ही छोड़ गई और उन दोनों को, पिता पुत्र को दोनों को जो है हवालात में ले गई थी। उस समय भिवानी के राजपूत परिवार से ठाकुर वीर सिंह जी, उनके परिवार से 3 सदस्य और ठाकुर नरेंद्रजीत सिंह, जितेंद्र सिंह और कंवरलाल सिंह, ये 4 गिरफ्तार किए गए। एक हमारे सागर राम जी गुप्ता हुआ करते, सागर राम जी गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। हिरन दारिये हुआ करते, सशक्त नेता थे, उनको गिरफ्तार किया गया। जो संघ परिवेश के थे उनमें भी काफी लोगों को यहाँ से हिरासत में लिया गया। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये थी कि इनमें से भिवानी के किसी भी आदमी को 26 जून को अदालत में पेश नहीं किया गया, न ही पुलिस प्रशासन या सरकारी अमले ने हमें ये बताया कि वो उनके खिलाफ क्या धाराएं लागू की गई। न 20 दिन तक किसी भी परिवार को, मेरा अंदाजा है कि लगभग 20 दिन होंगे, 20 दिन तक किसी को भी ये नहीं पता था कि कौन किस जेल में है। हम केवल यही सोचते रहते थे कि भी किसी दिन प्रशासन हमें सूचना देगा कि कौन किस जगह पे गिरफ्तार किया गया है, कहाँ जेल में रखा गया है। 20 दिन के बाद में एक इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जो देवीलाल उन दिनों बहुत दिग्गज नेता हुआ करते थे और उनका तबादला जेल से, हिसार जेल से महेंद्रगढ़ जेल को बड़ा सख्त जेल माना जाया करता, बहुत छोटी जेल हुआ करती, उसमें तब्दील किया गया था। और जो देवीलाल, क्योंकि यहाँ परिवार में, हमारे चेतना परिवार में बहुत लंबे अरसे तक रहे थे, वो यहाँ जब सामने से गुजरे हैं तो उन्होंने खाना यहीं लिया, अपनी बस रुकवा के जेल की, और उन्होंने फिर हमें ये सूचना दी कि भाई भिवानी के परिवार जितने भी हैं जेल में, वो सभी हिसार जेल के अंदर है। हिसार उस टाइम पे बड़ी जेल हुआ करती। आपातकाल की स्थिति के अंदर जहां हमारे अधिकार ले लिए गए, छीन लिए गए, आम लोगों को परेशान किया गया, वहीं पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरा परिवार होने के कारण हम मुख्यतः समाचार पत्र चेतना के प्रकाशक होने के नाते समय समय पर सरकार की कोई आलोचनात्मक समाचार छपे या विकास को लेकर मुद्दे उठे या हरियाणा के निर्माण के समय चेतना ने जो आवाजें उठाई, तो सरकार उससे जो है नाराज थी बहुत ज्यादा। हमारे ऊपर मुख्य निशाना इसी कारण बनाया गया था हमारे परिवार को कि इनका अखबार जो है किसी तरह बंद। उसके लिए समय पर सरकार ने पहले बिल्डिंग तोड़ने की कोशिश की, बिजली बंद करने की कोशिश की, जो भी अख्तियार थे सरकार के पास में वो उन्होंने अपनाने की कोशिश की और वो अपनाए भी गए। लेकिन क्योंकि पिताजी दृढ़ निश्चयी थे, दादाजी की भी यही स्थिति थी, उन्होंने कहा कि अखबार हम नहीं बंद करेंगे। उस स्थिति में मेरी मां ने जो है इस अखबार की कमान संभाली, संपादक का दायित्व उन्होंने निभाया। लेकिन उस स्थिति के अंदर सरकार को ये नापसंद हुई अखबार निकालने। उसकी नाराजगी में सरकार ने मां के ऊपर, मेरी मां संतोष वशिष्ठ के ऊपर काफी केस दर्ज किए और उनको काफी परेशान किया। और स्थिति यहां तक थी कि यहाँ के लोक संपर्क अधिकारी हुआ करते, उस टाइम पे डीपीआर ऑफिस को लोक संपर्क अधिकारी, वो जैसे ही अखबार को हम लेके जाते एक प्रूफ का पन्ना, तो उसको कहा करते कि जी ये तो आपको वापस लेके जाना पड़ेगा, पहले आप 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के घोषित हैं वो इसमें प्रकाशित करो। जब वो स्थिति नहीं स्वीकार की हमने, तो उस अखबार को प्रकाशन करने से रोक दिया जाता। उसके बाद में संजय गांधी जी ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम बनाए थे जो बाद में 25 सूत्रीय कार्यक्रम कहलाए। फिर वो 5 सूत्रीय कार्यक्रम भी प्रकाशित करने के लिए दबाव डाला गया। चलो तो लेकिन समय था, उस समय ये करना भी पड़ा करता और मानना भी पड़ा, और वो अखबार में प्रकाशित किए भी गए। सरकार की जो
नजर थी परिवार के ऊपर इतनी सख्त थी, या प्रशासन ने या लोगों ने, नंबर बढ़ाने वालों ने किया? क्योंकि हम 3 आदमी थे, उनमें से गिरफ्तार सिर्फ पंडित रविंद्रनाथ जी, मेरे दादाजी और पिताजी हुए थे। मैं क्योंकि नाबालिग था, इसलिए मुझ पर थोड़ी सी रहम बरती गई। उस रहम का ये बना कि यहाँ पे उन्होंने 15 के आसपास पुलिस के सिपाही घर के ऊपर रखे और मुझे उन्होंने यहाँ तकरीबन हिरासत में रखा। या समझो कि उन्होंने ये सोच के रखा कि भाई ये कम से कम घर गृहस्थी तो चलती रहेगी, दाल रोटी तो, क्योंकि उस समय सबके सीमित साधन थे, वो दाल रोटी के इंतजाम के लिए मेरे को छोड़ दिया। लेकिन 20 फरवरी को मुझे ये सूचना मिली कि मेरे वारंट रद्द कर दिए गए हैं, और उसी दिन जो भी कोई अत्याचारी थे उन्होंने मेरे को जान से, खड़ियों से और लाठियों से बहुत मेरे घर के बाहर ही मारा। सरकार और प्रशासन का इशारा पता नहीं किसका था या किसका नहीं था, भगवान जाने, लेकिन तंग करने के लिए प्रताड़ना की स्थिति ये थी कि दादा पोत और मेरे पिताजी को अलग अलग जेलों में रखा गया ताकि परिवार के ऊपर आर्थिक बोझ पड़े। एक को अंबाला जेल में रखा गया तो दूसरे को करनाल कर दिया, एक को हिसार कर दिया, एक को रोहतक भेज दिया, अलग अलग जेलों में इनको रखा। हम जब आपस में किसी तरह जब कोई परिवार मिलते तो साझा करके किसी तरह बसों में जाया करते, कोई साधन हमारे पास में, उस समय की शायद हालात भी ऐसे ही, हरेक के आर्थिक ऐसे ही हालात थे कि सबके पास में कोई न तो कोई गेहूं का साधन था, न कोई खाने पीने का साधन था, कोई उधार में जो दे देता उसी से गुजर बसर किया। लेकिन ये था कि हमने लोकतंत्र को बचाने के लिए, पत्रकारिता के क्षेत्र को कायम रखने के लिए अपनी ईमानदारी को नहीं, और अपने जो पिताजी के और दादाजी के निर्णय थे उनके विरुद्ध या उनसे अलग हटके हमने जो है इस अखबार को झुकने नहीं दिया, और एक लोकतांत्रिक तरीके से हमने जो है राष्ट्र हित में, हरियाणा हित में, भिवानी हित में अपनी कलम का प्रयोग। देखो, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से लोकतंत्र की पक्षधर रही है, और जिस प्रकार से 25 जून 1975 को लोकतंत्र का गला घोट दिया था, हत्या करने का काम कांग्रेस ने किया था, उसी को फिर से ये जो याद दिलाने के लिए कि भाई उस समय के, क्योंकि काफी नई पीढ़ी ऐसी आई है जिन लोगों को ये नहीं पता अब तक कि उस वक्त किस प्रकार से लोकतंत्र का गला घोटा गया था, वो याद करा रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा किस प्रकार की रही है, कांग्रेस के क्रियाकलाप किस प्रकार के रहे हैं। जो बौखलाई हुई सरकार इंदिरा जी की उस वक्त थी, जब धारा अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके उन्होंने आंतरिक शांति का हवाला देकर के लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया, जबकि कारण सिर्फ एक था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको अयोग्य घोषित कर दिया था सांसद के लिए। उससे वो बौखला गई थी कि कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते थे। इस प्रकार की जो तानाशाही का जो रवैया था वो इंदिरा जी ने, कांग्रेस की सरकार ने भारत देश के ऊपर लागू किया, जो कि क्योंकि हमेशा से भारत देश में जो राजनीतिक सांस्कृतिक जो विचार है हमारे, वो लोकतंत्र के पक्ष में रहे हैं, और उन्होंने अपने कुर्सी के लिए जिस प्रकार का मैसेज दिया पूरे देश में, पूरी दुनिया में मैसेज देने का काम किया कि यहाँ पर तानाशाही चल सकती है, यहाँ के लोगों के विचार या नेताओं के विचार इस प्रकार के। हमारी लड़ाई सिर्फ इस बात से है क्योंकि हमारे भारतीय जनता पार्टी के देश के समर्पण के लिए नेता बने हैं, और वो ये याद दिलाना चाहते हैं कि दूसरी प्रकार जो कांग्रेस में जहाँ से जो लीडर थे, जो एक परिवार की राजनीति करने वाले लोग हैं, जो कुर्सी के पीछे पड़ने वाले लोग हैं, उन्होंने गला घोटने का काम किया लोकतंत्र का, और तानाशाही का जो राज चलाया। इमरजेंसी में जिस प्रकार से लोगों को उठा उठा के घरों से, जिसका भी नाम लिखा, जिसको भी मन में चाहा उस लोगों को उठाकर जेल के अंदर ठोक दिया। ये नहीं पता वहां पर 1 साल के 2 साल तक की यातनाएं झेलनी पड़ी उन लोगों को जो इस देश के लिए काम करने वाले लोग थे, देश के लिए समर्पण करने वाले लोग थे। उन लोगों को पत्रकारिता का भी गला घोटने का वहां पर काम किया गया। तो इस प्रकार के दिन का, इमरजेंसी का विरोध करने के लिए, उस आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर हम जो नई पीढ़ी है उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने किस प्रकार का काम किया, याद दिलाने का काम कर रहे हैं।
भिवानी में तेज बारिश की दस्तक से सड़कों, मकानों, दुकानों में पानी लबालब हो गया। शहर की सड़कों पर पानी भरने से लोगों की समस्याएं भी गुणात्मक रूप से बढ़ जाती हैं और आने जाने वाले वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा कि 15 मिनट की बारिश ने ऐसा बुरा हाल कर दिया, तो यदि बारिश थोड़ी और आ जाती तो शायद बाढ़ ही आ जाती। इस बारे में भिवानी के उपायुक्त महावीर कौशिक से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा सीवरेज और नालों की सफाई का कार्य लगातार जारी है, ताकि लोगों को आने वाली और अधिक बारिश में किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। मात्र 10 मिनट की बारिश के बाद ही भिवानी के अनेक क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बन गई। कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी और सांसद किरण चौधरी की गली में भी जल भराव की स्थिति देखी गई। लोगों ने कहा कि सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति कुछ और है। ऐसा लगता है कि प्रशासन सोया हुआ है। इस मौके पर दुकानदारों ने कहा कि 10 मिनट की बारिश में ही ऐसी स्थिति बन गई है, इसे तुरंत दुरुस्त किया जाना चाहिए। वहीं उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि सीवरेज और नालों की सफाई की जा रही है। आने वाली बारिश में लोगों को ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोशिश यही रहेगी कि जहां जहां जल भराव है उस क्षेत्र को चिन्हित किया जा रहा है और समस्या को स्थायी रूप से हल किया जा रहा है। हम इस खंबे को लेके पता नहीं किस किस को कितनी बार ज्ञापन दे चुके, डीसी के पेश हो चुके, बिजली विभाग में पेश हो चुके। मंत्री जी यहाँ आए थे जिस टाइम में चौटाला साहब मंत्री थे, यहाँ रामकुंज में प्रोग्राम था, उनका भव्य स्वागत किया था कांग्रेस इसने अपने हासीगेट समिति ने, तो उस टाइम भी हमने इसका ज्ञापन दिया था। आप एक बार मीटर की तरफ दिखाओ, ये इकलौता पोल है पूरी भिवानी का जो लोहे का पोल है जो बिजली में खड़ा है। ये देखो आप, यह बिजली का पोल पानी भरने के कारण ये सारे मीटर है, इसके कारण यहाँ कोई बाइक खड़ी है या कोई बच्चा है या राहगीर अगर कोई जा रहा है तो यहाँ करंट लगने का बिल्कुल खतरा है। हम प्रशासन को कई बार अवगत करा चुके, बिजली बोर्ड को अवगत करा चुके, लेकिन इसका कोई भी समाधान नहीं है किसी भी तरह का। और पूरे हासी गेट पे, और मैं आपको बताऊं विनोद गेट पे भी एक ऐसा ही खंभा था जिसको बिजली के मतलब मीटर के कारण, बिजली के करंट के कारण बदला गया था। हम प्रशासन से यही अपील करते हैं आपके माध्यम से कि इस खंभे को तुरंत बदला जाए, क्योंकि आगे आने वाला टाइम और मानसून का है। नमीजा है और आज हम बात करना चाह रहे हैं हासी गेट चौक की, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की हल्की सी बारिश के बाद ही आज आप देख सकते हो कितना शहर वासियों को प्रॉब्लम हो रही है पैदल चलने में, स्कूटी लेके जाने में और बाइक लेके जाने में, और कितना आने जाने वाले लोग परेशान हैं। सरकार एक तरफ तो बात करती है, बड़े बड़े वादे करती है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और बात जब आती है 10 मिनट की बारिश की, और जबकि सभी को पता है ये मानसून का सीजन है, इस सीजन के लिए सरकार को पहले से ही तैयार रहना चाहिए कि जैसे कि नालियों की सफाई है या जो भी छोटे मोटे कार्य होते हैं इनके, लेकिन किसी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा। पता नहीं क्यों ऐसी ऐसी चीजों को अनदेखा किया जा रहा है। शायद सरकार को इस बात की सोच रही है कि शायद कोई अनहोनी घटना हो जाए, उसके बाद कुछ ना कुछ देखेंगे। पता नहीं ऐसी ये चाल बन चुकी है, कुछ ना कुछ यहाँ पे घटित होगा कि कोई जान माल का नुकसान होगा, तब भी शायद मुश्किल है कि सरकार इस बात की तरफ ध्यान दे। रोड सेफ्टी ऑफिसर, ट्रैफिक पुलिस और हरियाणा रोडवेज भिवानी द्वारा संयुक्त रूप से बस स्टैंड परिसर में नशा मुक्ति अभियान चलाया गया। अभियान में रोडवेज विभाग के महाप्रबंधक दीपक कुंडू और यातायात प्रबंधक भरत सिंह परमार भी मौजूद रहे। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस एसएचओ सुरेश कुमार, आरएसओ प्रधान प्रमोद शर्मा ने बस स्टैंड परिसर में मौजूद रोडवेज चालक व परिचालकों और युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों और नशा मुक्ति के बारे में जानकारी दी। ट्रैफिक पुलिस और हरियाणा रोडवेज भिवानी द्वारा संयुक्त रूप से चलाए गए अभियान में रोडवेज विभाग के महाप्रबंधक दीपक कुंडू और यातायात प्रबंधक भरत सिंह परमार ने कहा कि नशा करने से व्यक्ति खुद की जीवन को तो प्रभावित करता ही है, साथ ही नशे की लत से परिवार को भी गर्त में धकेलने का काम करता है। उन्होंने बताया कि नशा करके वाहन चलाना गैर कानूनी तो है ही, वहीं इसके लिए नशा करके वाहन चलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी की जाती है और इसमें दंड स्वरूप जुर्माना राशि का भी प्रावधान है। हमारे पुलिस अधीक्षक श्री मनवीर सिंह जी एसपी भिवानी के दिशा निर्देशानुसार हम नशा के विरुद्ध एक जागरूकता अभियान चला रहे हैं। आज बस स्टैंड पे खासकर चलाया गया है, पहले आपने देखा था कि रेलवे स्टेशन पे हमने चलाया था। तो आज हम इनको अवेयर कर रहे हैं कि भी जो ना
रोडवेज की सरकारी बसें हैं या कोई भी व्हीकल है उसको जो ना नशा करके ना चलाएं और नशा के दुष्प्रभाव के बारे में भी इनको जागरूक किया गया है। ट्रैफिक पुलिस और आरएसओ के बीच ये किया गया सर, किस प्रकार से नशा मुक्ति कार्यक्रम को लेकर आप लोगों की रणनीति क्या है? देखिए आरएसओ और ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ हम लगातार हम प्रोग्राम नशा के विरुद्ध, कभी ट्रैफिक के नियमों के अवेयर करने के लिए और कभी रोड सेफ्टी के बारे में करते रहते हैं। रोड पे नशा करके कोई ड्राइविंग करता है तो उसके विरुद्ध मोटर व्हीकल एक्ट में कार्रवाई की जाती है। देखिए प्रावधान की बात यह है कि भी उसको कोर्ट का होता है, ये चालान कोर्ट में जाता है और कोर्ट ही उसकी पनिशमेंट होती है और 10,000 तक का फाइन भी हो सकता है। आज पुलिस और आरएसओ की तरफ से बस स्टैंड पे नशा मुक्ति से रिलेटेड एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छा सराहनीय प्रयास है ये, और हम अभी अपने ड्राइवर कंडक्टर को इस बारे में ज़रूर उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और नशा मुक्ति के बारे में सलाह देंगे कि वो किसी प्रकार का गाड़ी चलाते वक्त किसी भी प्रकार का कोई नशा ना करे, ट्रैफिक नियम्स का पालन करें और गाड़ी को सुरक्षित रूप से चलाएं। देखिए आज ट्रैफिक पुलिस ने और आरएसओ ने, रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने, यहाँ पर हमारे साथ एसएचओ साहब खड़े हैं ट्रैफिक के, इन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है नशे के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए। आज का युवा बहुत ज़्यादा नशे की तरफ अग्रसर है और इसकी मोह पास में जकड़ा हुआ है। वन वे स्ट्रीट है, इसके अंदर जाना तो आसान है लेकिन निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर उनकी विल पावर अच्छी है और ये ऑर्गेनाइजेशन टाइम पे इनकी हेल्प करता है तो इस नशे से बाहर निकल सकते हैं। आज के युवा के लिए ऐसा संदेश और ऐसा जागरूकता का जो अभियान इन्होंने चलाया है निश्चित रूप से बधाई के पात्र है। मैं प्रमोद कुमार रोड सेफ्टी योजना का प्रधान हूँ और हम आज नए बस स्टैंड के ऊपर ये हमने रोड सेफ्टी योजना का प्रोग्राम किया है जिसमें ड्राइवर, कंडक्टर्स और आम पब्लिक को जागरूक कराने का काम कर रहे हैं कि नशा करके व्हीकल ना चलाएं, क्योंकि आपके साथ में हर फैमिली के बंदे, बुजुर्ग, महिलाएं सब आपके साथ सफर करती हैं। तो अगर नशा करके आप चलाते हो तो कोई दुर्घटना हो जाती है तो किसी का परिवार खत्म हो सकता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि कोई भी रोडवेज अधिकारी कोई नशा करके ना चलाएं, सुरक्षित पहुंचे और सुरक्षित सफ़र बनाए और बढ़िया काम करें अपने, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आए भाई। शहर के वार्ड नंबर 25 के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से पेयजल समस्या गंभीर रूप धारण किए हुए है। पेयजल समस्या के समाधान की मांग को लेकर क्षेत्रवासी पार्षद विनोद प्रजापति के नेतृत्व में कई बार नारेबाजी कर चुके हैं और अन्य माध्यमों से सरकार तक अपनी मांग पहुंचा चुके हैं। इसके बावजूद भी सरकार क्षेत्रवासियों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाने से पीछे हट रही है। यहां तक पार्षद विनोद प्रजापति कई बार समाधान शिविर में भी पेयजल समस्या की शिकायत कर चुके हैं। बार बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद भी समाधान न होने से क्षेत्रवासियों में गुस्सा है। इसी के चलते एक बार फिर से पार्षद विनोद प्रजापति के नेतृत्व में वार्ड नंबर 25 के क्षेत्रवासी समाधान शिविर में शिकायत देने पहुंचे और समाधान की गुहार लगाई। इस मौके पर पार्षद विनोद प्रजापति ने कहा कि ये समाधान शिविर नागरिकों की समस्याओं के समाधान के बजाय अधिकारियों के बैठने व गप्पे लड़ाने का स्थान बना हुआ है, क्योंकि वे वार्ड नंबर 25 में पेयजल सप्लाई की समस्या के समाधान के लिए छठी बार शिकायत देने पहुंचे हैं, लेकिन आज तक उन्हें सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। पार्षद विनोद प्रजापति ने आरोप लगाया कि जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते शहरवासी पानी की बूंद बूंद को तरस चुके हैं, और हद की बात तो यह है कि कई बार अधिकारियों को अवगत करवाने के बावजूद भी न तो अधिकारी और न ही जन प्रतिनिधि आमजन की समस्या के समाधान के लिए अधिकारियों पर दबाव बनाते हैं, जिसके चलते जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अपनी मनमानी चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि समाधान शिविर में दी गई प्रत्येक शिकायत को स्वयं देखते हैं तथा समाधान के निर्देश देते हैं, लेकिन भिवानी में आयोजित होने वाले समाधान शिविर में ये सभी दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके चलते नागरिकों का जीना मुहाल हो रखा है। नाम सुनीता है, मैं वार्ड नंबर 25 से बोल रही हूँ और हमारे यहाँ पानी की समस्या है। 2.5 महीने हो चुके हैं, हम बहुत परेशान हो रहे हैं पानी की वजह से। बिल्कुल काला सीवर का पानी आता है,
पानी ढो ढो के मेरे तो पैर भी टूट गए और सर्वाइकल की दिक्कत, मैं बीमार हूँ 2.5 महीने से। कृपया करके आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे समस्या का समाधान करें, समस्या का समाधान करें। हमने बहुत जगह रिक्वेस्ट कर ली लेकिन अभी हमारा कोई समाधान हुआ नहीं है। मैं निर्मला, वाइफ ऑफ राजेंद्र सिंह, और पतराम गेट, चिजारा की ढाणी, वार्ड नंबर 25 से हूँ। और जी हमारे यहाँ सीवर का पानी आ रहा है, पानी की समस्या से हम बहुत परेशान हैं। तो आज किससे मिलने आए यहाँ पे? आज हमारे भाई साहब हैं MC विनोद भाई साहब जी, इनके साथ हम आए हुए हैं और यहाँ एप्लीकेशन दी है इन्होंने, उसका अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। पहले भी दे चुके हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कृपया अभी बोल रहे थे किसी को साथ भेजेंगे और वो उनका समाधान करेंगे। किस तरह की समस्या है सामने? एलर्जी हो रखी है जी, गंदा पानी आने से 3 एलर्जी हो रखी है। ये समाधान शिविर पता नहीं अधिकारियों को बिठाने के लिए बनाया गया है या पब्लिक का काम करने के लिए बनाया गया है। मैं आज इस समाधान शिविर में 6ठी बारी एप्लीकेशन दे के आया हूँ, एक ही काम की। गजब की बात ये है, डीसी साहब से मिल लो तो डीसी साहब कहते हैं करवाएंगे। पीछे डीसी साहब बैठे थे। मेरी वार्ड की समस्याओं के लिए इस समाधान शिविर में मैं 3 तो डीसीओ से मिल चुका और 2-3 एडीसी से मिल चुका, 2-3 आज एसडीएम साहब बैठे थे। नुमलाई आ जाएंगे। पब्लिक हेल्थ का इतना बुरा हाल है, यो शहर तड़प तड़प के मरन लग रहा है। ना कोई अधिकारी ध्यान देता, ना कोई राजनेता ध्यान देता। पब्लिक की भी एक कमी है। आपके चैनल के माध्यम से कहूँ, पब्लिक जिस दिन जागरूक होकर इनकी कोठियां में बैठेगी ना MLA MP के में, उस दिन फटाफट काम होगा। छोटी सरकार के आप पर दबाई जा रही, क्या कहेंगे इस बारे में? दबाई क्या जा रही? समाधान शिविर में कोई समाधान है को नहीं। ये कहते हैं, CM साहब कह रहे हैं कि हर एप्लीकेशन पे मैं गौर करता हूँ, हर एप्लीकेशन पे देखता हूँ। मैं मेरे पास से चंडीगढ़ में 1 दफा फोन आया है, 1 दफा में भी मैंने शिकायत उल्टी दर्ज करवाई तो वहां तक कोई फोन को नहीं। यहाँ फिर समाधान शिविर सिर्फ ये बैनर लगाकर अधिकारियां चाह पीने खातर कोई है, सबको फोटो भेज दे रही है। ये दिक्कत है। आज तक कोई भी JEB वापसी नहीं आया है। अब भाई समाधान क्या है? यो समाधान शिविर लग रहा है। पब्लिक हेल्थ के एक्शन पर भी कार्रवाई की गई है, लिखित में कार्रवाई की गई, SC द्वारा बयान दिया गया जिस पर क्या काम तो फोन बात को नहीं सुना, RMC की को नहीं सुना तो पब्लिक की कितना सुनेगा। और अब एक खबर चलते चलते, भारतीय जनता पार्टी ने 25 जून को आपातकाल के 50 वर्ष को काले अध्याय संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया है। इसी कड़ी में आपातकाल की विभीषिका के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए हरियाणा भाजपा ने प्रत्येक जिले में कार्यक्रम तय किए हैं और प्रत्येक जिले में होने वाले कार्यक्रमों के लिए वक्ताओं की भी नियुक्ति की गई है। इस बाबत भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया ने बताया कि इन कार्यक्रमों में वक्ता के रूप में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली, केंद्रीय मंत्री, हरियाणा सरकार के मंत्री, प्रदेश महामंत्री, राज्यसभा सांसद अलग अलग जिलों में जाकर आपातकाल की विभीषिका को लोगों को बताएंगे। भाजपा द्वारा जारी पत्र के अनुसार पंचकुला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली व ज्ञानचंद गुप्ता, अंबाला में असीम गोयल, रवि बतान, यमुनानगर में मंत्री महिपाल ढांडा व कुलभूषण गोयल, कुरुक्षेत्र में प्रोफेसर SP सिंह बघेल व जवाहर सैनी आपातकाल पर होने वाले कार्यक्रम में मुख्य वक्ता होंगे। इसी तरह कैथल जिला में मंत्री अरविंद शर्मा, रेणु डाबला, करनाल में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भारत भूषण जुयाल, पानीपत में कंवरपाल गुर्जर, जसबीर दोदवा, सोनीपत में मंत्री विपुल गोयल, सतीश नांदल, गोहाना में रामचंद्र जांगड़ा, समय सिंह भाटी, जींद में डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, ललित बत्रा, रोहतक में डॉक्टर कमल गुप्ता, गुलशन भाटिया, झज्जर में मंत्री कृष्णलाल पंवार व कैप्टन भूपेंद्र सिंह मुख्य वक्ता होंगे। डबवाली में होने वाले कार्यक्रम में मंत्री कृष्ण बेदी, नीताशा शिहार, सिरसा में मंत्री रणबीर गंगवा, अशोक गुर्जर, हांसी में राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, सुनीता दांगी, हिसार में राज्यसभा सांसद सुभाष बराला, मुकेश गौर, फतेहाबाद में प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पूनिया, दीपक शर्मा, व भिवानी में मनीष ग्रोवर, दयाराम यादव, दादरी में प्रदीप जैन, सुरेंद्र आर्य, रेवाड़ी में रामविलास शर्मा और अमरपाल राणा, महेंद्रगढ़ में सुनील ग्रोवर, अभिमन्यु यादव, गुरुग्राम में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, गार्गी कक्कड़, गुरुग्राम ग्रामीण में गोविंद भारद्वाज, नागेंद्र शर्मा मुख्य वक्ता होंगे। इसी तरह नूह में मंत्री राजेश नागर, चरण सिंह तेवतिया, पलवल में मंत्री गौरव गौतम,
गोपाल शर्मा, बल्लभगढ़ में रेखा शर्मा, प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता और फरीदाबाद जिला में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और दीपक मंगला मुख्य वक्ता रहेंगे। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी अरविंद सैनी ने कहा कि 25 जून आपातकाल का काला अध्याय है। संविधान हत्या दिवस के मौके पर आपातकाल की विभीषिका बताते हुए सभी जिलों में प्रदर्शनी भी लगी। आपातकाल के दौरान यातनाएं सहने वाले लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान भी किया जाएगा। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इमरजेंसी को भाजपा बता रही काला अध्याय। जल भराव की समस्या का जल्द ही करेगा प्रशासन निदान। ट्रैफिक पुलिस ने बस स्टैंड परिसर में चलाया नशा मुक्ति अभियान। पेयजल समस्या को लेकर एक बार फिर से समाधान शिविर में पहुंचे वार्ड 25 के नागरिक। और आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी भाई।